सो गुड इवनिंग होमगार्ड साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। आज की इस क्लास में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं साइंस के। जो क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं ये सभी क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में, यानी जितने भी अब तक एग्जाम हो चुके हैं इन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। वही क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, तो ये क्लास को हल्के में मत लीजिएगा। सभी क्वेश्चंस को तैयार करिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्लास को भी डिटेल से बताएंगे क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके एग्जाम में 100% गारंटी के साथ कहता हूं इनमें से जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 नंबर की ये क्लास है तो इस क्लास को मिस मत करिएगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। आप लोग क्लास को एंड तक वॉच जरूर करिएगा। बाकी तो हमारी जिम्मेदारी है इस क्लास के एक एक क्वेश्चन को आपके मनोमस्तिष्क में सेव कराने की। आप ही बोलकर जाएंगे कि हाँ सर क्लास अच्छी थी और ये सभी क्वेश्चन हमें समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। जो भी स्टूडेंट हमसे न्यू कनेक्ट हो रहे हैं, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिया करिए। हम आपको ओरिजिनल क्वालिटी बेस्ड आपको कंटेंट देंगे, आपके एग्जाम तक आपके साथ हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपका दायित्व बनता है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये जितने क्वेश्चन आज के इस क्लास में आपको लेकर आया हूं इन सभी क्वेश्चंस को अपने मनोमस्तिष्क में जैसे भी हो सके आपको चाहे रट लेना है चाहे याद कर लेना है, कुछ भी करके आपको एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले इन सभी क्वेश्चन को तैयार जरूर कर लेना। इससे बाहर साइंस के एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, रेलवे, ग्रुप डी जैसी परीक्षाओं में न जाने कितने बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बताइए माइकोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है। सवाल का अध्ययन नहीं, विषाणु का, जीवाणु का या कवक का। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना माइकोलॉजी कवक का अध्ययन कहलाता है, यानी कि राइट आंसर आपने ऑप्शन नंबर अगर सी के साथ किया है तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अभी भी अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे समझ लीजिएगा कि माइकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग कवकों के बारे में अध्ययन करते हैं। कवक मतलब फंगी के बारे में अध्ययन करते हैं, वो कहलाता हमारा क्या, माइकोलॉजी। अब कवक का मतलब भी नहीं आपको समझ में आया है, कोई बात नहीं। कवक आपने देखा होगा मशरूम, मशरूम तो सभी लोग खाते भी होंगे, उन सभी को पता होगा ये कवक है। ईस्ट, ये सभी क्या है, कवक हैं। तो याद कर लेना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। माइकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग कवकों के बारे में अध्ययन करते हैं और यहाँ पर कवक जैसे आपका मशरूम हो गया ईस्ट, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नेक्स्ट स्क्रीन पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है, एपी कल्चर किसे कहते हैं। उसी क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एपी कल्चर क्या रेशम की खेती को कहते हैं, मधुमक्खी पालन को कहते हैं, अंगूर की खेती को कहते हैं या केचुआ पालन। तो एपी कल्चर की जब भी बात की जाए तो आप लोग याद कर लीजिएगा मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, एपी कल्चर कहलाता है। यानी कि एपी कल्चर का अर्थ है मधुमक्खी पालन, इससे शहद और मोम प्राप्त होता है, इसलिए आपको मधुमक्खी पालन याद कर लेना। मधुमक्खी पालन एपी कल्चर से संबंधित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। और इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वो आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा सेरीकल्चर किस खेती को कहते हैं। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेरीकल्चर की बात की जाए तो आपको मछली पालन नहीं, रेशम की खेती को क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। सेरीकल्चर का अर्थ है रेशम के कीड़ों का पालन जिसमें रेशम यानी सिल्क प्राप्त होता है, इसलिए राइट आंसर आपने अगर रेशम की खेती को लॉक किया है, सेरीकल्चर कहते हैं, तो बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। क्लास आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस क्लास के सभी क्वेश्चन आपके मनोमस्तिष्क में सेव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं आप लोग जरूर मेंशन करिएगा। भाई लोग, मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं, मेहनत करता हूं, तो आपका कर्तव्य बनता है वीडियो को लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जब तक कि आपका पेपर नहीं हो जाता, और वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। इतना आप काम करते रहिए, बाकी मैं अपना पूरा एफर्ट्स लगाऊंगा आपको विजय बनाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी क्वेश्चन से मिलता जुलता पूछा जा रहा है, वीटी कल्चर किससे संबंधित है। अगर वीटी कल्चर की बात की जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, अंगूर की खेती को हम लोग बोलते हैं वीटी कल्चर। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है अंगूर की खेती, यानी कि वीटी कल्चर का अर्थ है अंगूर की खेती, इसलिए राइट आंसर आपने अगर ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और उसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन
कह रहा वर्मी कल्चर किसे कहते हैं। अगर वर्मी कल्चर आपसे पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में तो आप लोग क्या बताएंगे, केचुआ पालन को क्या बोलते हैं, वर्मी कल्चर कहते हैं। ये क्वेश्चन हल्के में मत लेना, ये यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, जीडी और राज्य स्तरीय परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। तो केचुआ पालन आपको लगा देना है। वर्मी कल्चर का अर्थ है केचुआ पालन, जिसमें वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद बनाई जाती है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, विटामिन का नाम बताइए। तो कोबाल्ट धातु भैया कौन सी विटामिन में पाई जाती है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करिए कि किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। आपको ऑप्शन में दिया गया है विटामिन 1, विटामिन B6 या विटामिन B12 या विटामिन सी। तो कोबाल्ट की जब भी बात की जाए तो आपको विटामिन B12 को लॉक कर देना है। विटामिन B12 मतलब कि इसमें B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, इसे कोबालामिन भी कहा जाता है। आपने कई मेडिसिन पर देखा होगा कि साइनोकोबालामिन, यानी कि इसमें क्या कोबाल्ट पाया जाता है, जिसको हम लोग कोबालामिन कहते हैं, कोबालामिन कहते हैं। यह शरीर में रक्त निर्माण यानी आरबीसी बनाने में बहुत ही ज्यादा क्या करता है, हेल्प करता है। इसलिए अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है तो विटामिन B12 आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं, डीएनए, आरएनए, एटीपी या एंजाइम। तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं, कई एग्जामों में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो याद कर लेना एटीपी को क्या बोलते हैं, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। एटीपी का फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका क्या है, फुल फॉर्म है, इसे कहते हैं। एटीपी शरीर की कोशिकाओं को काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, तो एटीपी का काम है ऊर्जा प्रदान करना, इसलिए कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एटीपी को बोलते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म आप सभी को याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दे पाएंगे तो मैं आपको राइट आंसर करूंगा, एटलीस्ट आपको ट्राई करना है। अगर हमारे साथ आप पढ़ाई करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे भी पूछता हूं, बाकी क्वेश्चंस तो मैं आपको बताता ही हूं, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उन सभी को पता होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप लोग दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आंसर आपको देना है, जैसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो चारों का राइट आंसर आप लोग दीजिएगा कि घेंगा और मधुमेह किस विटामिन की कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, इस प्रकार से। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग बताइए, क्या विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन बी और सी या विटामिन के। तो यहां पर आपने पकड़ लिया होगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। विटामिन बी और सी जल में क्या है, घुलनशील है, यानी कि वाटर सोल्यूबल होती हैं, ये शरीर में जमा नहीं होती हैं, इसीलिए इन्हें रोजाना भोजन से लेना जरूरी होता है। याद कर लेना विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील नहीं होती हैं और ना ही ये शरीर में जमा होती हैं, इसीलिए हमें अच्छा भोजन करके इन विटामिन को ग्रहण करना चाहिए। इसलिए याद कर लेना BC पानी में घुलता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होती हैं। क्वेश्चन देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है। SSC, GD, रेलवे, ग्रुप डी सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑलमोस्ट। तो आपको बताना है ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होते हैं। तो ये किसकी भैया अधिकता से होते हैं, याद कर लेना क्या फ्लोराइड, नहीं नाइट्रेट। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम पानी में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। शिशुओं में रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है, जिससे त्वचा नीली दिखाई देती है, इसी का नाम पड़ गया ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये किसकी अधिकता से होता है, तो फटाक से आपको याद कर लेना है, नाइट्रेट की अधिकता से होता है। नाइट्रेट किस में पाया जाता है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम में पानी में नाइट्रेट की अधिकता के कारण ये शिशुओं में रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इटाई रोग किस धातु के प्रदूषण से होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए इटाई रोग किस धातु के प्रदूषण से होता है। तो इटाई रोग अगर आपसे पूछा जाए तो क्या पारा, नहीं सीसा, ये भी नहीं, कैडमियम। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। इटाई रोग कैडमियम धातु के प्रदूषण से होता है। इसमें हो क्या जाता है, इससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और तेज दर्द होने लगता है। यह रोग सबसे पहले
पहले जापान में पाया गया था। कैडमियम को लॉक कर देना। इटाई रोग किस धातु के प्रदूषण से होता है? तो कैडमियम धातु के प्रदूषण से होता है। सर्वप्रथम यह रोग कहाँ पाया गया था? तो याद कर लेना, ये जापान में सर्वप्रथम पाया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वग्राही और सर्वदाता रक्त समूह कौन से होते हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है। देखिए, तो सर्वग्राही और सर्वदाता अगर आपसे पूछा जाए तो भैया ये किसके अधिकता से होते हैं? आप लोग बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप लोग बताइए। तो यहाँ पर अगर आपने राइट आंसर ए बी सर्वदाता ओ सर्वग्राही नहीं, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ओ सर्वदाता होता है, ए बी सर्वग्राही होता है, इसलिए राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखना ओ रक्त समूह जो होता है, ओ को आप लोग बोलेंगे सर्वदाता कहा जाता है, क्योंकि यह सभी रक्त समूहों को रक्त दे सकता है। लेकिन ए बी जो रक्त समूह है ये सर्वग्राही है, क्योंकि यह सभी रक्त समूहों से रक्त ले सकता है, इसलिए आपको याद कर लेना ओ सर्वदाता, ए बी सर्वग्राही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। स्टूडेंट इस क्लास को वॉच करने अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट जरूर मेंशन करिएगा, और आपका ब्लड ग्रुप क्या है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ओ है और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्ण पाचक रस की बात की जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? क्वेश्चन कई एग्जामों में रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, लार, जठर रस, अग्न्याशय रस या पित्त रस। तो ये आपका पूर्ण पाचक रस अग्न्याशय रस होता है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अग्न्याशय रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा तीनों को पचाने वाले एंजाइम होते हैं, तीनों को पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं, इसलिए आपको अग्न्याशय रस को बोल सकते हो पाचक रस, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा सीरम किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर सीरम की बात की जाए तो आप लोग बताएं किसे कहा जाता है सीरम? अगर आपको पता है, क्या रक्त का लाल भाग? नहीं। रक्त का थक्का? ये भी नहीं। श्वेत रक्त कणिकाएं? ये भी नहीं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। रक्त का थक्का बनने के बाद बचा हुआ द्रव भाग वो क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। कहीं पर आपको चोट लग जाती या किसी भी प्रकार से आप कट जाते हैं तो आपके ब्लड निकलने लगता है। ब्लड जब निकल आता है उसके बाद आपको व्हाइट एक लिक्विड दिखता होगा, वो होता है क्या? उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और उसके बाद जो येलो पार्ट बचता है उसको बोलते हैं सीरम। सीरम आपको पता चल गया होगा, यानी कि जब रक्त जम जाता है तो जो पीला तरल भाग बचता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं। और इसमें फाइब्रिनोजन नहीं होता है क्योंकि वह थक्का बनाने में ही खर्च हो जाता है, इसलिए सीरम आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। सीरम अगर आपसे पूछा जाए तो रक्त से थक्का बनने के बाद बचा हुआ जो द्रव होता है वो क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? हृदय यकृत? नहीं, प्लीहा को बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान, क्योंकि पुरानी और खराब लाल कोशिकाएं आरबीसी यहीं नष्ट हो जाती हैं, इसलिए प्लीहा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। सभी लोगों को ये क्लास पसंद आ रही है? अगर पसंद आ रही है, सेशन को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जब तक कि आपका पेपर नहीं हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा शाही रोग किसे कहा जाता है? अगर शाही रोग आपसे पूछ लिया जाए तो हीमोफीलिया को लॉक कर देना। हीमोफीलिया को शाही रोग कहते हैं, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। हीमोफीलिया को शाही रोग कहा जाता है। यह एक वंशानुगत बीमारी है जिसमें खून जल्दी जमता नहीं है। रोग यूरोप के राजघरानों में अधिक पाया गया था, इसीलिए इसे रॉयल डिजीज कहा जाता है। इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं शाही रोग मतलब रॉयल डिजीज। याद कर लेना, यूरोप के राजघरानों में ये अधिक पाया गया था, इसलिए इसको रॉयल डिजीज नाम रखा गया है। तो वंशानुगत होता है हीमोफीलिया, आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट को आना चाहिए। रक्त का पीएच मान कितना होता है? क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट देखिए, रुधिर यानी रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? सभी स्टूडेंट को लॉक कर देना। पैराथार्मोन, ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। पैराथार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है।
या पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है। और ये जो हार्मोन होता है ये किस ग्रंथि से निकलता है? पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है और शरीर में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा अस्थि से अस्त यानी बोन टू बोन के जोड़ को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बताइए बोन टू बोन के जोड़ को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बोन टू बोन जोड़ को हम लोग बोलते हैं लीगामेंट। लीगामेंट आपने नाम सुना होगा, लीगामेंट ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। लीगामेंट दो अस्थियों यानी कि बोन टू बोन को आपस में जोड़ता है या मजबूत और लचीला ऊतक होता है जो जोड़ों को स्थिर रखता है। याद कर लेना, मजबूत और लचीला क्या होता है? ऊतक होता है और जो जोड़ों को स्थिर रखता है, इसलिए लीगामेंट आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन। तो हृदय का पेसमेकर भैया किसे कहा जाता है? अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो हृदय का पेसमेकर किसे कहते हैं? हृदय का पेसमेकर बोलते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड को बोलते हैं हृदय का पेसमेकर। शॉर्ट फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, SAN लिखा होगा शॉर्ट फॉर्म में, इसका फुल फॉर्म होता है साइनो ऑरिकुलर नोड, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर कह रहा है इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? तो भैया इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो क्या आप लोग जंग को लगाएंगे, दिमक को लगाएंगे, सीलन को लगाएंगे या दरार को लगाएंगे? तो इमारतों का कुष्ठ रोग भैया जंग को बोला जाता है। जंग ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, क्योंकि जैसे कुष्ठ रोग शरीर को धीरे धीरे खराब करता है वैसे ही जंग लोहे को धीरे धीरे कमजोर कर देता है और इमारत की मजबूती कम हो जाती है, इसलिए जंग आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा किस रोग में रक्त बिंबाण यानी कि प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है? नाम बताइए। तो उस रोग का नाम आपको बताना है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा। ऑप्शन में दिया गया मलेरिया, डेंगू, क्षय रोग और मधुमेह। ये रोग हुआ भी होगा, सभी को पता भी होगा। राइट आंसर अगर आप कमेंट बॉक्स में करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये थे आज की क्लास के टॉप क्वेश्चन जो कई एग्जामों में बार बार रिपीट हुए हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होंगे अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं अपने एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। न जाने कितने बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स में। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को तैयार करिएगा और फीडबैक के माध्यम से बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।